हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये पूरा एक सीरीज़ अपलोड होगा जिसको हम लोग CRTN कोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, हमने एक स्पेशल कोर्स स्पेशली नीट के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। इसको हम लोग बोल रहे हैं CRTN कोर्स, यानी कि कंसेप्ट रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल्स। यानी कि पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को नीट के सिलेबस में जो भी आपको पढ़ना है उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू जो है सो रिवीजन करेंगे। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में, हर एक वीडियो में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कॉन्साइज थ्योरी मिलेगी और उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स आपको सब स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, जिससे कि आपके नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सारे वीडियोज़ को कर लेते हो तो इतना आप कन्फर्म रहिए, हमारी कोशिश यही है कि कम से कम आपको नीट में 180 में, है ना, फिजिक्स में जो 180 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपको एटलीस्ट 150-160 मार्क्स ईजिली आपको जो है सो मिल पाए। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कोशिश की है कि 35 क्वेश्चन से लेकर के 40 क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाए जो आपको नीट एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमारे वीडियो से आ जाए। ठीक है, या उस कंसेप्ट पे आ जाए। ठीक है, एग्जैक्ट अगर डाटा भी नहीं मिलता है तो भी कंसेप्ट वही रहेगा। अगर आप पूरा करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, वो है वेक्टर एडिशन। देखो, वेक्टर एडिशन के टर्म में हम आपको कुछ छोटी छोटी पॉइंट और बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि 2 वेक्टर दिए रहेंगे या 3 वेक्टर दिया रहेगा। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में वो 2 वेक्टर के लिए आता है। 2 वेक्टर आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ PQ यानी कि वेक्टर A, QS यानी कि वेक्टर B, PQ यानी कि वेक्टर A, QS यानी कि वेक्टर B, 2 वेक्टर आपको दिया है। आपको बोल रहा है कि इस दोनों वेक्टर को ऐड करिए, A और B वेक्टर को ऐड करना है ना, 2 वेक्टर का ऐड करना है, एडिशन करना है और इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 वेक्टर को एडिशन करने के बाद हमने एक रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, वेक्टर R। वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सभी लॉ आपको कुछ नया नहीं बताता, सब एक ही बात बताता है, ध्यान से सुनना है। अगर किसी एक वेक्टर का हेड है ना, जैसे ये वेक्टर A है, इस वेक्टर का हेड, A वेक्टर का हेड यहाँ है और B वेक्टर का टेल यहाँ है। A वेक्टर का हेड Q पॉइंट पर और B वेक्टर का हेड भी, B वेक्टर का टेल भी Q पॉइंट पर। वेक्टर A का हेड Q पॉइंट पर, वेक्टर B का टेल Q पॉइंट पर। अगर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल किसी एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा तो पहला वेक्टर के यानी कि वेक्टर A के टेल से लेकर के वेक्टर B के हेड तक जो हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे वही रिजल्टेंट बताएगा। क्लियर है? 2 वेक्टर, अगर किसी एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक पॉइंट पर रहे तो एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। या इसका थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बोला जाता है कि अगर 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड का काम कर रहा है ना, 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड का काम कर रहा है सेम ऑर्डर में, यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों सेम ऑर्डर में, देख लो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेम ऑर्डर में रहे, तो जो तीसरा साइड होगा वेक्टर का अपोजिट ऑर्डर वाला, तीसरा साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, वो साइड उस वेक्टर के या उस दोनों वेक्टर के जो कि ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड का काम कर रहा है उसके लिए रिजल्टेंट का काम करेगा तीसरा साइड। क्लियर? अब इस कंडीशन में यहाँ देखो, यहाँ जो एंगल है थीटा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको दोनों वेक्टर का, जैसे मान लीजिए यहाँ वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो यहाँ पर अगर इस दोनों के बीच का एंगल निकालना तो ये वाला एंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का टेल एक जगह आना चाहिए। तो ये रहा वेक्टर B, पहले से ऐसे था, इस वेक्टर A को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया आगे। आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उससे वेक्टर पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वेक्टर के पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम वेक्टर A को क्या किए, सीधा पैरेलल शिफ्ट कर दिए। तो अब क्या हो गया कि दोनों का टेल पॉइंट एक जगह आ गया, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हम लोग ले लिए। क्लियर? तो यहाँ 2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर A का रिजल्टेंट मॉड ऑफ वेक्टर है। किसी वेक्टर के रिजल्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको या तो मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वेक्टर A का रिजल्टेंट लिखना है तो मॉड A, या फिर सिंपल A लिखिए
किसी वेक्टर के रिजल्टेंट को मॉडुलस से यानी कि मॉड से, ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का रिजल्टेंट लिखना था तो हमने सिर्फ ए लिखा, वेक्टर बी का रिजल्टेंट लिखना है तो बी लिख दिए, वेक्टर आर का रिजल्टेंट आर लिख दिए, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, और ये जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी कि एडिशन करने पर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या होगा, तो एक वेक्टर ही होगा। और जो वो वेक्टर होगा तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना हो तो वो इस फार्मूला से निकलेगा, आर बराबर √a² + b² प्लस 2ab cos थीटा। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए कभी भी फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी भी चीज़ का अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप एंगल पे फोकस करिए, डायरेक्शन एंगल ही बताएगा। क्लियर। तो एंगल कितना लिखे हम, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर b sin थीटा बट्टा a + b cos थीटा। अल्फा क्या है, तो अल्फा रिजल्टेंट के द्वारा बनाया गया एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अगर आपका थीटा 0 डिग्री होता है यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो दोनों वेक्टर आपको इस तरह के दिखेंगे, ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो दोनों वेक्टर कुछ आपको इस तरह का दिखेंगे। और इस जब 0 डिग्री एंगल होता है तो उस टाइप के वेक्टर्स को बोला जाता है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है cos थीटा पे। जब जब cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, cos थीटा घटेगा तो रिजल्टेंट भी घटेगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। थीटा 0 तो cos 0 कितना, तो 1। क्लियर। ये cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री पे जब cos थीटा मैक्सिमम हो जा रहा है तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब यहाँ 1 पुट करिएगा तो a² + b² प्लस 2ab हो जाएगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा a + b। a का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर है, b का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर b, और ये कैसा रिजल्टेंट है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट है। अगर कहीं पर आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात करता है तो आप सीधा सीधा r मैक्सिमम लिखेंगे। थीटा अगर 180 हो गया यानी कि इस कंडीशन में वेक्टर आपको कैसे दिखेंगे, तो ये रहा वेक्टर a, तो ये रहा आपको वेक्टर b। इस कंडीशन में थीटा हो गया 180 डिग्री, तो इस टाइप के वेक्टर्स को बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। इस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम लोग बोलते हैं। जब थीटा आप 180 की जगह -1 पुट करिए, यहाँ देखो cos थीटा की वैल्यू -1 पुट करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, a² + b² - 2ab यानी कि a - b का होल स्क्वायर, और उस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो a - b, a का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर है, b का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर b, और ये cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर। इसको ध्यान रखेंगे आप। थीटा अगर 90 हो जाए तो cos 90 0 हो जाएगा, जैसे ही इसको 0 पुट करोगे तो ये पूरा 2ab के साथ 0 हो जाएगा तो बचेगा √a² प्लस b²। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर दो वेक्टर या तीन वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दिए होते हैं, है ना, कितना भी वेक्टर अगर आपको परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर दिया होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और स्क्वायर रूट कर दो। क्लियर। दो या तीन वेक्टर या कितना भी वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दिया रहे, अगर उसका आपको रिजल्टेंट निकालना है तो सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो उससे आपको रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो a - b से लेके a + b तक, यानी कि r मिनिमम से r मैक्सिमम तक, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर a - मॉड ऑफ वेक्टर b से मॉड ऑफ वेक्टर a + मॉड ऑफ वेक्टर b तक, यहाँ तक लाई करेगा। अगर मान लीजिए आपको कभी सब्ट्रैक्शन पूछ दिया गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ सब एक ही बात बताता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पूछ दिया गया यानी कि दो वेक्टर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोल रहा है कि आपको एक रिजल्टेंट में एक वेक्टर ही मिलेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि दो वेक्टर को जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होगा रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, ठीक है। जैसे a और b अगर इस बोर्ड पर है तो रिजल्टेंट भी इसी बोर्ड पे होगा। a - b अगर करना है, दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट भी करिएगा तब भी ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में ये रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसके लिए देखो कुछ यूनिक और कुछ बड़ा तोप कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है।
क्या करना, जुगाड़ समझिए। आप लिखेंगे इसको वेक्टर ए प्लस, और इस ए माइनस बी को ए प्लस और माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, बस हो गया, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के जैसा ही ट्रीट करो। क्लियर। यहाँ प्लस बी था तो यहाँ बी सब जगह जैसे प्लस में था तो प्लस में आप रखते चले गए। यहाँ माइनस है तो जहाँ जहाँ आपको बी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप माइनस बी लिखिए। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी नहीं, अब माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपको रिजल्टेंट का फार्मूला निकल कर आ गया। क्लियर है, ये आपको रिजल्टेंट का फार्मूला निकल कर के आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के केस में। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो बहुत सारे मैथमेटिकल सिंपल लॉज को ही फॉलो करेगा, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब है ना, ये a प्लस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो b प्लस ए के। आया बात समझ में, a प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा तो b प्लस ए के। फिर ये और भी लॉज हैं जैसे कि एसोसिएटिव लॉ होता है बाबू, तो एसोसिएटिव लॉ को भी वेक्टर एडिशन जो है वो फॉलो करता है। क्लियर है, वेक्टर एडिशन जो है वो आपको एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। तो ये सब आसान लॉ है खाली, ठीक है, इन सब को आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ गया। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करना है, तो ये भी आप पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर इस तरह से मान लो लिखा है तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर में इस बार c, पहले ब्रैकेट के बाहर a था, इस बार ब्रैकेट के बाहर c है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है जिसका आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। और एक और छोटा मोटा कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखो नाम से क्लियर है, यूनिट वेक्टर की बारे में कभी भी बात करें तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। 3 स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक होता है आई कैप, दूसरा होता है जे कैप और तीसरा होता है के कैप। ध्यान रखना, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, तो तीनों ही यूनिट वेक्टर है, तीनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है और तीनों का ही मैग्नीट्यूड 1 होगा। डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो आई कैप का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस और के कैप का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये जो फार्मूला हो गया, ये सब सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग फटाक से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा, एक कंसेप्ट और आपको हम बताते हैं। जब मान लीजिए आपको इस तरह से दिया रहे, ये वेक्टर ए बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरह से। अब यहाँ देखो, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये भी तो तीनों पर्सनली एक वेक्टर है। आई कैप जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर और के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। तो ये तीनों भी पर्सनली क्या है, एक वेक्टर ही है। और तीनों का डायरेक्शन देखिए, तो एक एक्स एक्सिस, तीनों ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कभी भी कोई वेक्टर अगर आई जे और के फॉर्म में दिया हो, किसी भी वेक्टर को हम लोग आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के फॉर्मेट में दिया रहे और तब आपको इसका मैग्नीट्यूड बोलता है या फिर इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे, आपको हम बताएं कि जब वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब उस कंडीशन में उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 वैल्यू है ए बी और सी, तो तीनों का स्क्वायर, तीनों का एडिशन और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। इस तरह का कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर, यही जो क्वेश्चन कंसेप्ट है वो सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका पूछा गया था नीट 1999 में, नीट 1999 में। क्या बोल रहा है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से, एक यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर को चलो हम लिख लेते हैं आर कैप। किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से, इसलिए कैप लगा दिए। आर कैप बराबर बोला कि 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप और प्लस सी के कैप, इस तरह से आपको दे दिया गया। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया गया है। आपको बोला कि ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालिएगा। इस टाइप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, तो आप तीनों का स्क्वायर कर देंगे, 0.5 का स्क्वायर,
माइनस 0.8 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आप स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आपके हिसाब से इसका रिजल्टेंट या इसका वैल्यू जो है वो इतना होना चाहिए। चूँकि ये यूनिट वेक्टर है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, और आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो बाबू। दोनों साइड स्क्वायर कर देने पे क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देने पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 0.11। कैसे, ये 0.89 हो जाएगा, 89 उधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस 0.89 0.11। यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 यूनिट, कुछ ना कुछ इसका यूनिट तो ज़रूर होगा, है ना। तो इतना यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चाहे वो भी कुछ भी मीटर वगैरह जो भी दिया रहा है, सेंटीमीटर जो दिया रहेगा दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बाबू, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 और ये 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए चाहे क्वेश्चन नंबर 3, दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है। हम एक को सॉल्व कर देते हैं, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करिए। तो दो वेक्टर को हमने ऐड कर दिया, सम कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड तो मॉड लगा दो, इज इक्वल, तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, तो इसी दो वेक्टर का डिफरेंस कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड तो मॉड लगा दिए, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल हम किससे दिखाते हैं, थीटा से, यानी कि आपसे थीटा मांग रहा है। यही क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर भी आपसे क्या बोल रहा था, एंगल, यानी कि यहाँ भी आपसे थीटा मांग रहा है। क्लियर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा, इधर बचेगा 0, ठीक है। 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर 4ab कॉस थीटा, और 4ab कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा बराबर कितना, तो 90 डिग्री। तो ऐसा तब होगा जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल उस वक्त क्या हो जाना चाहिए, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो आपको उस वक्त हो जाना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू, यहाँ ध्यान देना। फोर में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का मॉड, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, ए प्लस बी हमने क्या बताया था, आर था, है ना, याद करो। हमने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेक्टर आर बराबर क्या होता है बाबू, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, है ना। इसी चीज़ को आप लिख सकते थे किस तरह से, तो इसी चीज़ को आर बराबर ए प्लस बी लिख सकते थे। और आपको याद होगा ये रिजल्टेंट कैसा होता है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का, और ये तब होता है जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा था कि फाइंड एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का मतलब होता है थीटा निकालना। तो थीटा हमने निकाल दिया, कितना हो जाएगा ये, 0 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे। ये सारा ही क्वेश्चन आपको नीट का पूछा हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन 1999, दूसरा क्वेश्चन 2016, और ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आपको 2006, 96 और 91, है ना, 2006, 1996 और 1991 इसमें पूछा है। नेक्स्ट जो है वो चौथा क्वेश्चन 2001, और ये जो क्वेश्चन है वो 1988 का है।
क्लियर है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 3 वेक्टर, तीनों का रिजल्टेंट, एक का 3, एक का 4, एक का 5। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं 2 वेक्टर का स्क्वायर करके, या मान लो सीधा कि 2 साइड है, 2 साइड की लेंथ का स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हैं तो तीसरे के बराबर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर देगा, इसका मतलब 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। सीधी सी बात, वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसा कर सकते थे, इस दोनों का a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ये होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इस दोनों का रिजल्टेंट c के बराबर है, यानी कि c के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था। जैसे इस दोनों का लिखते हैं तो r स्क्वायर लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ c स्क्वायर है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेना, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री। a पुट करना 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25। तो 9 प्लस 16 25, इधर भी 25 कैंसिल। तो 2ab cos थीटा बराबर 0, यानी कि cos थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये नीट का कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम था जो कि हमने आपको दिखाया। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6 में आपसे बोला कि 2 फोर्सेस, 2 फोर्स बोला, तो लिख लो, एक F1 मान लीजिए और दूसरे को आप F2 मान लीजिए। और आपको पता है ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों पे एरो लगाओ, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट तो एरो से करेंगे। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड F है, तो दोनों में मॉड लगा दीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड पता चल गया कि F है। हैव अ रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट भी है, यानी कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर R वेक्टर, यानी कि इसके पास एक रिजल्टेंट भी है, ठीक है। फिर बोला ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही है, तो वही है कितना, तो F। फाइंड एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस, कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने आपको फार्मूला बताया था, R बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उस a के जगह F1 और b के जगह F2 लिख लेंगे, और दोनों की वैल्यू तो f के बराबर है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। क्लियर। अब क्या करो, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो r की वैल्यू कितनी, f है, तो f का स्क्वायर f स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। तो 2f स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉस थीटा। हमने 2f स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया बाबू 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 1/2 माइनस 1, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे, वो कितना आ गया, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 और -1, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 का वैल्यू कितनी, -1/2। और उस हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब थीटा 120 डिग्री होगा। तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो आपसे पूछ रहा था वो आपने निकाल लिया, कितना आ गया ये, 120 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर r है, तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर, 2 वेक्टर दिया आपको a प्लस बी, और इसका जो रिजल्टेंट है वो r1 वेक्टर आपको दे रखा है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आपको r1 दिया है, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर भी, ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि रिवर्सिंग मतलब उल्टा कर दे रहे हैं। वेक्टर बी कोई भी डायरेक्शन में होगा, उसको जैसे रिवर्स करोगे, हमने आपको बताया है, आप पढ़े भी होंगे कि वेक्टर को, किसी वेक्टर को आप रिवर्स करते हैं, उसके डायरेक्शन को रिवर्स करिएगा तो माइनस लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर कितना, r2 वेक्टर। आपसे पूछा है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो बहुत आसान, यहाँ देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो 2 वेक्टर को ऐड करने पर, एडिशन पे r1 है, सब्ट्रैक्शन पे r2 है, तो एडिशन के लिए फार्मूला क्या था, तो एडिशन के लिए फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एडिशन के लिए यहाँ देख रहे हो, r का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फार्मूला बचेगा ना, वही है। और यहाँ r2 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिए तो कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने मान लिया वेक्टर p और इसको हमने मान लिया वेक्टर q। इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको हमने बताया है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी ड्रॉ करना हो बाबू, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी ड्रॉ करना हो, अगर दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिल रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसी टेल पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ये रहा वेक्टर का रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर p पर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री। तो क्वेश्चन के हिसाब से रिजल्टेंट का एंगल 90 डिग्री, और हमने जो थ्योरी पढ़ी है कॉन्साइज थ्योरी, उसमें हमने देखा था कि रिजल्टेंट का जो एंगल होता है उसको अल्फ़ा से दिखाते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा से दिखाते हैं तो एंगल अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री। हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, तो tan अल्फ़ा बराबर हमने पढ़ा है b साइन थीटा। एक बार फार्मूला आपको हम लिख दे रहे हैं, b साइन थीटा बट्टा a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फ़ा 90 है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे tan 90 बराबर b की जगह q लिख दो, b की जगह q और a की जगह p, तो q साइन थीटा बट्टा p प्लस q कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होता है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर q साइन थीटा बाई इन्फिनिटी, और कोई भी रियल नंबर बट्टा इन्फिनिटी हो जाएगा 0, p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो गया माइनस p बाई क्यू, तो थीटा बराबर आ गया बाबू कॉस इनवर्स माइनस p बाई क्यू। यही निकालना था, फाइंड आउट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन सब है ये सब, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको नीट में भी और जेईई में भी दोनों में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। रिजल्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट जैसे ही बोल दिया तो यहाँ पर हम फटाक से लिख देंगे आर मैक्सिमम और यहाँ लिख देंगे आर मिनिमम। बोल रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड p और q है, उस दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट, यानी कि मैक्सिमम तो p प्लस क्यू होता है और मिनिमम p माइनस क्यू होता है। याद कीजिए आपको हम बताए थे कि मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है a प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट होता है a माइनस बी, तो उस हिसाब से p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और इसका रेशियो दे रखा है 3:1, यानी कि आपको दे दिया p प्लस क्यू बट्टा p माइनस क्यू बराबर 3/1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू बराबर 3p माइनस 3q। इस p को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ उधर कितना बचेगा 2p। यहाँ जब कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2p बराबर 4q, यानी कि p बराबर कितना आ गया 2q। यही रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, तो p और q के बीच में जो आपको रिलेशन बोल रहा था फाइंड आउट करने, वो यही रिलेशन आपको निकल जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। 10 नंबर, में बोला मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 17 एंड 7। तो एक मैक्सिमम क्या होता है a प्लस बी और मिनिमम होता है a माइनस बी बराबर कितना हो गया 17 और 7। आपको बोला कि इफ़ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर यही दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता तब उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट। हमको ये फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमको a और b चाहिए। कैसे निकलेगा, ये दे रहा है, फटाक से जो कैलकुलेशन कर लो, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बराबर 24, तो a बराबर कितना 12, और a को उठा करके इसमें चाहे इसमें पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपको फटाक से यहाँ से निकल के आ जाएगा 5। यहाँ से 12 पुट करोगे, b की वैल्यू निकाले तो 12 ऊपर जाएगा, उधर जाएगा, 17 माइनस 12 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए बाबू, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई, तो 13 हो जाएगी। जो भी यूनिट होगा इसका वो कैरी करेगा अपना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या बोल रहा है,
इफ़ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, क्लियर। यानी कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हैं, दो यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। यानी कि दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि एक को वेक्टर ए माने और एक को वेक्टर बी माने तो दोनों का ही 1 है, और इसका रिजल्टेंट वो भी एक यूनिट वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, आपसे डिफरेंस का फार्मूला, डिफरेंस का वैल्यू पूछा, तो डिफरेंस में रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab cos थीटा, ये होता है। तो हमको a पता है, b पता है, लेकिन हमको थीटा नहीं पता। रिजल्टेंट को चलो r1 लिख लेते हैं इसमें, डिफरेंस के लिए r1 और सम के लिए r। थीटा कहाँ से निकलेगा, तो थीटा के लिए ये दिया है, पॉइंट क्लू दे रखा है, इस हिंट से निकलेगा। r² बराबर हमने पढ़ा है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 cos थीटा। थीटा जब यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ देखो 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। जब आप ऐसा करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको आने वाली है, या सीधा हम लोग cos थीटा निकाले तो वो आने वाला है आपको -1/2। इतना दिमाग में रखो। अब यहाँ से उठा के इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ से r1 बराबर हो जाएगा बाबू a² प्लस b² माइनस 2ab इंटू -1/2। ये आपको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है। तो यहाँ से r1 बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी √3, क्लियर। यहाँ से जो r1 की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी √3। ये 11 क्वेश्चन हमने आपको वेक्टर एडिशन के रूल पर दिखाया है कॉन्साइज थ्योरी के साथ। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस जो है वो इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में अपलोड होते रहेंगे। आपका काम है उस सबको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको नीट का जो पेपर होगा, जब भी पेपर हो आपको, ठीक है, तो उसमें आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं आसानी से। 150 160 मार्क्स निश्चित रूप से आएगा बाबू। इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और एक बढ़िया आपके लिए मटेरियल प्रिपेयर किया जा रहा है वीडियो के साथ, ठीक है। तो आप इसको पूरे अच्छे से कर ले। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वेक्टर एडिशन पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग डॉट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।